गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आगे देखते हैं। आज हम कल आप लोगों को हम स्वांटे आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल और क्षार के बारे में परिचय कराए थे और आप लोग स्वांटे आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार को जाने भी। एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं। इनके अनुसार बताया गया कि अम्ल वे होते हैं जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन का धनायन उपस्थित होता है, वे अम्ल होते हैं। और जिनके जलीय विलयन में OH- आयन उपस्थित होता है, वो क्षार होते हैं। तो आपको बताया गया था इस सिद्धांत के अनुसार केवल ऐसे पदार्थों का पहचान किया जा सकता है जो केवल जल में विलय होते हैं। जल में अविलेय पदार्थों की पहचान इस सिद्धांत के अनुसार नहीं किया जा सकता है। तो बाद में एक और सिद्धांत दिया गया, किसके अनुसार दिया गया? लारी और ब्रांस्टैंड के अनुसार दिया गया, जिसे क्या कहा गया? लारी और ब्रांस्टैंड के अनुसार अम्ल और क्षार की आधुनिक अवधारणा। तो आज हम देखते हैं अम्ल और क्षार की आधुनिक अवधारणा। अम्ल तथा क्षार के संबंध में आधुनिक अवधारणा। अम्ल तथा क्षार के संबंध में आधुनिक अवधारणा। ये सिद्धांत तब दिया गया जब स्वांटे आर्हेनियस के अनुसार जल में अम्लीय पदार्थों की पहचान नहीं की जा सकती थी। तो एक वैज्ञानिक थे लारी और ब्रांस्टैंड। लॉरी तथा ब्रांस्टैंड लॉरी तथा ब्रांस्टैंड नामक वैज्ञानिक ने सन 1823 ईस्वी में जल में अम्लीय पदार्थों के बारे में बताया और उन्हीं के नाम पे इस सिद्धांत का नाम भी दे दिया गया। लारी और ब्रांस्टैंड की आधुनिक अवधारणा के भी नाम से जानते हैं। ठीक, तो इस सिद्धांत को नोट करना चाहिए तो आप सब लोग एक आध लाइन नोट कर सकते हैं। ठीक, इसी के अनुसार जोड़ते हैं, नोट कीजिएगा। सन 1823 ईस्वी में लॉरी तथा ब्रांस्टैंड ने अम्लों तथा क्षारों के संबंध में एक नई धारणा दिया, जिसे क्या कहा गया? अम्ल क्षार की आधुनिक अवधारणा कहा गया। ये धारणा जो दिया गया था किसके आधार पर दिया गया था? प्रोटॉन विनिमय के आधार पे। किसके आधार पर? प्रोटॉन विनिमय के आधार पर अम्ल और क्षार के संबंध में एक नई धारणा दिया गया था, जिसे क्या कहा गया? लारी और ब्रांस्टैंड की आधुनिक अवधारणा कहा गया था। ठीक, तो आप न जाने कुछ नहीं, आप बार बार इसीलिए रिपीट करते हैं क्योंकि आपको एक बार वीडियो देखिए कंफर्म हो जाए। ठीक, एक बार फिर से सुनिएगा, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। सन 1823 ईस्वी में लॉरी तथा ब्रांस्टैंड ने अम्लों तथा क्षारों के संबंध में के संबंध में प्रोटॉन विनिमय के आधार पर एक सिद्धांत दिया, जिसे क्या कहा गया? लॉरी तथा ब्रांस्टैंड का सिद्धांत या अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा दी गई। ठीक, देखते हैं इनके अनुसार अम्ल को परिभाषित किया गया। लारी तथा ब्रांस्टैंड के अनुसार लारी तथा ब्रांस्टैंड के अनुसार अम्ल की परिभाषा हम देखते हैं। अम्ल एसिड।
लालिता ब्रांस्टेन के अनुसार अम्ल की परिभाषा ने बताया कि अम्ल वे होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देते हैं। ठीक है, अम्ल वे होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देते हैं, अर्थात अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं। अर्थात अम्ल क्या होते हैं? प्रोटॉन दाता होते हैं। ठीक, सुने आप सभी लोग इनके अनुसार अम्ल की परिभाषा, तो नोट कर लीजिए, नोट करिएगा। अम्ल वे होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देते हैं, अर्थात अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं। कन्फर्म? या भी हम कह सकते हैं ऐसे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अम्ल क्या होते हैं? प्रोटॉन दाता होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, जैसे HCl क्या है? HCl प्लस H2O, HCl प्लस H2O ये क्या करता है? ये बनाता है हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। क्या बना लेता है? हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। क्या बना लेता है? हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, H3O प्लस बना लेता है, और क्या बना लेता है? Cl माइनस बना लेता है। क्या बना लेता है? Cl माइनस। हम इसको बताते हैं कैसे अम्ल है, देखिएगा। आप देख रहे हैं आपको ऐसे पता चलिए HCl अम्ल है, ठीक, लेकिन कैसे आपको दिखाते हैं इस सिद्धांत के अनुसार। देखिए जैसे HCl है ना, HCl को हम तोड़ तो किसमें टूट जाएगा? H प्लस प्लस Cl माइनस, इसमें टूट गया। आप इसे क्लोराइड कहते हैं, इसे धनायन कहते हैं। ये क्या है? आप जानते होंगे H प्लस आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? H प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? आप जानते होंगे, आप कहोगे एक, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। H प्लस में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें होता है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर H लिखा गया तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर H प्लस अगर इसमें लगा देते हैं, लिख देते हैं H प्लस लगा हुआ है, तो इसका मतलब पहले से जो इसमें एक इलेक्ट्रॉन था वो भी क्या कर दिया? त्याग दिया। आप जानते हैं ना कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, जानते हैं। हाइड्रोजन जब क्या करता है, और आप जानते हैं किसी भी परमाणु पर जब प्लस चार्ज लगा होता है उसका मतलब आप लोग जानते हैं, किसी परमाणु पर प्लस चार्ज लगा होता है इसका मतलब होता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है। उसमें जो पहले से भी एक इलेक्ट्रॉन था उसको भी क्या कर दिया? त्याग दिया। किसी भी परमाणु पर अगर जितना प्लस चार्ज लगा होगा इसका मतलब ये होता है कि उतना इलेक्ट्रॉन त्यागा है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसका परमाणु क्रमांक 1 है ना, आप ये भी जानते हैं कि परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसका परमाणु क्रमांक 1 है, अर्थात इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन यदि त्याग देता तो क्या बना लेता? हाइड्रोजन का धनायन। हाइड्रोजन का धनायन बना दिया ना, मतलब इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी त्याग दिया, अर्थात इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। H प्लस में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। आप ये भी जानते हैं कोई परमाणु होता है, परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, नाभिक के बाद इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। आप ये जानते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ग्रहण कर रहा है, प्रोटॉन पर किसी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक, इसमें जितना प्रोटॉन था उतना प्रोटॉन है। तो ये इसे हम क्या कह सकते हैं? ये केवल इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, आप इसे क्या कह सकते हैं? प्रोटॉन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रोटॉन। H प्लस को आप क्या कहेंगे? प्रोटॉन कहेंगे। ठीक, यही एक प्रोटॉन, ये प्रोटॉन क्या करता है? यहाँ पे जल है ना, जल को क्या करता है? अपना एक प्रोटॉन हाइड्रोजन दे देता है। हाइड्रोजन क्या कर रहा है? अपना एक प्रोटॉन जल को दे रहा है। हाइड्रोजन क्या कर रहा है? अपना एक प्रोटॉन जल को दे रहा है, जिससे क्या बना लेता है? हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। क्या बना लेता है? हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। क्या बना लेता है? हाइड्रोनियम आयन। आपको भी नाम याद होना चाहिए। ठीक, इनके अनुसार बताया गया कि अम्ल वही होते हैं जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन उपस्थित होता है। और हाइड्रोनियम आयन कब बनता है? जब कोई अम्ल जल को क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन अपना प्रोटॉन देता है, सॉरी क्या देता है? प्रोटॉन देता है, तभी क्या बनता है? हाइड्रोनियम आयन बनता है। तो देखिएगा आपको समझ में आया होगा यहाँ से कि ये क्या है? ये प्रोटॉन है। ये क्या है? प्रोटॉन।
अपना एक प्रोटॉन किसको दे रहा है, यहाँ पे H2 दिखाई है ना, तो अपना एक प्रोटॉन जब दिया तो क्या बना लिया, H3O+ बना लिया, अर्थात हाइड्रोनियम आयन बना लिया। ठीक, तो अम्ल में हाइड्रोनियम, अम्लों के जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन भी उपस्थित होते हैं। अम्लों के जलीय विलयन में क्या उपस्थित होते हैं, हाइड्रोनियम आयन उपस्थित होते हैं, और जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन उपस्थित होगा वो क्या होंगे, अम्ल होंगे। चलिए आपको समझ में आया होगा ना। चलिए ठीक, तो आपको बताया गया कि अम्ल वे होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देते हैं। तो यहाँ पे HCl क्या कर रहा है, जल को अपना एक प्रोटॉन दे रहा है ना, अर्थात ये क्या है, HCl क्या है, अम्ल। आपको ये तो बताया गया जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे, जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे वही क्या होता है, वही अम्ल होता है। तो ये HCl क्या कर रहा है, जल को अपना एक प्रोटॉन दे रहा है, जिससे क्या बना ले रहा है, हाइड्रोनियम आयन बना ले रहा है। ठीक, समझ में आया होगा। आप जान चुके किसके अनुसार, ललिता ब्रांस्टेन के अनुसार अम्ल की परिभाषा आप जान चुके होंगे। ठीक, तो साथ ही साथ हम क्षार की भी परिभाषा बता देते हैं, किसके अनुसार, लॉरी तथा ब्रांस्टेन के अनुसार। ठीक है, एसिड हो गया। बेस भी हम देख लेते हैं, बेस या क्षार, ठीक, उसी मतलब अम्ल का उल्टा डिफिनेशन दिया गया क्षार के लिए। बताया गया कि ऐसे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन लेते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ से क्या करते हैं, प्रोटॉन लेते हैं, वे क्या होते हैं, वे क्षार होते हैं। क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम क्षार भी बताते हैं आपको। ठीक, परिभाषा जान चुके आप सभी लोग कि ऐसे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन, जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन लेते हैं वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं, अर्थात क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं। सुने सभी लोग, एक बार फिर से नोट भी कर लीजिएगा। क्षार की परिभाषा किसके अनुसार, ललिता ब्रांस्टेन के अनुसार। ठीक, ललिता ब्रांस्टेन ने किसके आधार पर परिभाषा दिया था, प्रोटॉन विलयन के आधार पर परिभाषा दिया था। नोट कर लीजिएगा कि ऐसे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन लेते हैं क्षार कहलाते हैं, अर्थात क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं। अर्थात क्षार क्या होते हैं, क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं। जैसे देख लेते हैं हम, जैसे क्या है, NH3, क्या है, NH3 प्लस H2O, NH3 प्लस H2O ये क्या बनाता है, ये बनाता है NH4OH। क्या बनाता है, NH4OH, ये बनाएगा ना, NH4OH बना। इसकी भी क्रिया विधि कौन बताती है आपको, देखिएगा ये NH3 है, ठीक, ये H2 लिखा गया है। आपको भी बताया गया कि टूटेगा किसकी, H++OH माइनस में, इसे भी तो टूटता है, इसे हम तोड़ दिए। देखिएगा यहाँ पे आप इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन है नहीं, बल्कि क्या है, प्रोटॉन है। क्या है, प्रोटॉन। तो ये क्या कर रहा है, अपना एक प्रोटॉन, जल अपना एक प्रोटॉन किसको देता है, जल अपना एक प्रोटॉन किसको देता है, किसको देता है, NH3 को दे देता है, जिससे क्या बना लेता है, अगर हम दिखाना चाहे भी दिखा सकते हैं, NH4+ बना लेता है। क्या बना लेता है, NH4+ बना लिया। ठीक, NH3 ने जब जल से एक प्रोटॉन ग्रहण किया तो क्या बना लिया, NH4+ बना लिया। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 3 था, यहाँ पे एक प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है, अमोनिया क्या कर रहा है, अमोनिया जल से प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है, जिससे क्या बना लिया, NH4+ बना लिया। ठीक, फिर बचा क्या, +OH माइनस बचा। क्या बचा, OH माइनस बचा। ठीक, तो ये क्रिया हुई। आप जानते हैं धनायन विधायक जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बना लेता है, ये बना लेता है NH4OH। क्या बना लिया, NH4OH बना लिया। इसका नाम आप लोग जानते हैं, क्या नाम है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आप यहां से बता सकते हैं अमोनिया क्या है। आप NH3 का नाम जानते हैं, NH3 का नाम क्या है, अमोनिया। अमोनिया का नाम बताइए आप सब,
NH3 का नाम बताइए, अमोनिया। ठीक, तो ये हो गया। यहां पे देख रहे हैं अमोनिया क्या कर रहा है, जल से एक प्रोटॉन ग्रहण किया, जिससे एक क्या बना लिया, NH4+। NH4+ का नाम भी आप लोग जानते हैं, अमोनियम आयन नाम इसका, क्या नाम है, अमोनियम आयन बना लिया। और क्या बना लिया, और OH- था ही, OH- अलग हो गया। ये धनायन है, ये ऋण आयन है, दोनों आपस में क्या करते हैं, क्रिया कर लेते हैं, जिससे क्या बना लेता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो आप जाने यहाँ पे अमोनिया क्या कर रहा है, इससे प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है, अर्थात जो भी किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं या क्षारक होते हैं। क्या होते हैं, क्षारक। यहाँ पर आप देख सकते हैं अमोनिया है क्या, अमोनिया एक क्षारक है। अमोनिया क्या है, एक क्षारक है। आया समझ में? तो आप लॉरी और ब्रांस्टेन के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा भी जान चुके। ठीक, अम्ल वे होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देते हैं, अर्थात अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं, और क्षार वे होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन लेते हैं, अर्थात क्षार क्या होते हैं, प्रोटॉन ग्राही होते हैं। कितना आप लोग जान चुके। ठीक, चलिए आपको आज हम बताते हैं कुछ अम्लों और क्षारों की पहचान करना। नहीं तो आप पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे और आपको भी नहीं पता होगा कौन सा अम्ल होगा, कौन सा क्षार होगा। दो डिफिनेशन हम आपको बता दिए, तो कम से कम आप अम्लों और क्षारों को जाने, और जान भी नहीं होंगी। ठीक, चलिए कुछ अम्लों का नाम आप याद रखें। ठीक है, कुछ अम्लों का नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक, बताते हैं जैसे अगर कोई अम्ल है, जैसे अगर कोई अम्ल है, क्या हम लिखते हैं कुछ, जैसे अम्ल जानते हैं आप, कुछ अम्ल प्रबल होते हैं तो कुछ दुर्बल भी होते हैं। ठीक है, कुछ अम्ल कैसे होते हैं, कुछ अम्ल प्रबल होते हैं तो कुछ दुर्बल भी होते हैं। हेलो, चलिए आगे देखते हैं। हम आपको क्या बता रहे थे, कुछ प्रबल अम्ल और कुछ प्रबल क्षार, कुछ दुर्बल अम्ल और कुछ दुर्बल क्षार, ये हम बताते हैं आपको। ठीक है, और उसको आप याद कीजिए, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं पूछा जाता है। बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से प्रबल अम्ल है या कौन से प्रबल क्षार है। ठीक, तो आप याद कर लीजिए कुछ का, और किताब में है भी तो आप किताब से देखकर याद कर ले। ठीक, जैसे वहां पर लिखा गया है कुछ प्रबल अम्ल तो कुछ दुर्बल अम्ल, ये सब लिखा हुआ है। जैसे HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, ये सभी क्या है, प्रबल अम्ल है। कैसे अम्ल है, प्रबल अम्ल है। वहीं पर कुछ दुर्बल अम्ल भी है, जैसे HCN है, क्या है, HCN है, H2S है। ठीक, ये सभी क्या है, H2CO3 है, ये सभी क्या है, ये सभी दुर्बल अम्ल हैं। वहीं पर प्रबल क्षार की बात कर ले हम, NaOH, KOH, ये सभी कैसे क्षार हैं, ये सभी प्रबल क्षार हैं। वहीं पे NH4OH क्या है, NH4OH दुर्बल क्षार है। ठीक, चलिए तो एक नियम एक नियम और भी हम लोग जान चुके। कौन सा सिद्धांत, स्वांटे आर्हेनियस के किसके अनुसार, लॉरी तथा ब्रांस्टेन के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा। जैसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, अगर अम्ल और क्षार की परिभाषा पूछा जाए तो आप वैसे लिख देंगे, जो भी आप जान ले, चाहे जिस वैज्ञानिक के अनुसार आप अम्ल और क्षार की परिभाषा लिख देंगे। लेकिन कभी कभी नाम दे दिया जाता है कि चाहे स्वांटे आर्हेनियस के अनुसार अम्ल या क्षार को परिभाषित कीजिए, और या कभी भी पूछ लिया जाता है किसके अनुसार, लॉरी ब्रांस्टेन के अनुसार अम्ल और क्षार को परिभाषित कीजिए। तो जब वैज्ञानिक का नाम पूछा जाएगा तो वैज्ञानिक के अनुसार ही आप क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको देखिएगा आप सभी लोग पूरा।
अगर ना समझ में आए तो आप लोग बताइएगा, फिर से बता दिया जाएगा। अगला टॉपिक कल बताया जाएगा, अगले दिन। धन्यवाद।